हेलो। हेलो। ए वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। कैसे हैं आप लोग? ए वेरी गुड इवनिंग। आवाज वगैरह मेरी क्लियर आ रही है? हम आज जो एएलपी का एग्ज़ाम है या जो बीएसपी एससीएल का एग्ज़ाम है या जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं उसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के जो सवाल आते हैं उन सवालों को कुछ हम करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे जो आपके आईटीआई के अलग अलग एग्जाम में आता है। मेरे साथ शालिनी हैं, आशुतोष हैं, अनंत देव हैं, अर्चना हैं और अर्पित हैं, गिरी हैं, संजय हैं, मोहन। स्वागत है आप सभी लोगों का। वेरी गुड इवनिंग। शुरू करें आज की कहानी। चलिए, स्वागत है आशुतोष। आज हम थोड़ा सा कुछ सवाल रिपल्सन मोटर के करेंगे और उसके कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे ताकि रिपल्सन मोटर के बारे में आप आईटीआई के लेवल पे जितने सवाल आ सकते हैं उसको कर ले जाओ। रिपल्सन मोटर नाम सुना है आपने क्या इसका? प्रतिकर्षण मोटर। इस मोटर के बारे में अगर मुझे सिर्फ 30 सेकंड दिया जाए और कहा जाए सर 30 सेकंड में इस मोटर को पढ़ा दो तो मैं सिर्फ एक पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा कि प्रतिकर्षण मोटर यानी रिपल्सन मोटर के घूमने की दिशा को कैसे रिवर्स किया जा सकता है। तो मैं कहूंगा एक पॉइंट लिख लो, इसमें ब्रश की डायरेक्शन को चेंज करके या ब्रश की डायरेक्शन को घुमा करके रिवर्स करके इसके घूमने की दिशा को रिवर्स किया जा सकता है। बस अगर सिर्फ मुझे 30 सेकंड मिले कि ब्रश की डायरेक्शन को जिधर आप घुमाते हो, ब्रश को जिधर आप शिफ्ट करते हो, अगर ब्रश को इधर शिफ्ट कर रहे हो तो मोटर उधर घूमेगी, ब्रश को इधर शिफ्ट कर रहे हो तो मोटर उधर घूमेगी, जिधर ब्रश को शिफ्ट करोगे मोटर उधर घूमेगी। तो अगर मोटर इधर घूम रही है और आप मोटर को इधर घुमाना चाह रहे हो तो ब्रश को उधर घुमा दो, शिफ्ट कर दो। सो बाई चेंजिंग द ब्रश पोजिशन या बाई shifting the brush you can change the direction of rotation of repulsion motor। ब्रश की पोजीशन को शिफ्ट करके या ब्रश की पोजीशन को उल्टा करके आप इस मोटर के घूमने की दिशा को उल्टा कर सकते हैं। एक सवाल इस टॉपिक पे जो बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर मुझे सिर्फ 30 सेकंड मिलता तो मैं इतना पढ़ा के कहता रिपल्सन मोटर खत्म है, मगर मेरे पास 10-20 मिनट का टाइम है तो मैं और थोड़ा बहुत रिपल्सन मोटर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला, ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? इसका नाम रिपल्सन मोटर। देखो, इसकी वर्किंग अगर पढ़ाई जाए तो 1.5 घंटे कम से कम इसकी वर्किंग पढ़ाने में लगेगा रिपल्सन मोटर की। मगर आप में से आधे लोग बेकाबू हो जाएंगे, सर क्या पढ़ा रहे हो आप, हम आईटीआई किए इतना डिटेल में। तो आपको पॉइंट बाई पॉइंट वही चीजें बताएंगे जो आपके एग्जाम के काम की हैं। रिपल्सन मोटर को रिपल्सन मोटर क्यों कहते हैं? पहला सवाल तो ये बनता है। तो इसमें स्टेटर और रोटर पोल के बीच में रिपल्सन होता है तभी ये मोटर काम करती है। ये मोटर घूमती क्यों है? स्टेटर में पोल बनते हैं, रोटर में पोल बनते हैं और दोनों के बीच में प्रतिकर्षण रिपल्सन लगता है, इस वजह से ये मोटर घूमती है। पहला पॉइंट ये आ जाएगा। ये मोटर रिपल्सन मोटर क्यों कही जाती है? क्योंकि स्टेटर और रोटर पोल के बीच में रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण के कारण ये मोटर घूमना शुरू करती है। स्टेटर और रोटर पोल के बीच में प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन के कारण ये मोटर घूमना शुरू करती है, इसलिए इसको रिपल्सन मोटर बोलते हैं। इट इज कॉल्ड, अरे बोलो, आवाज वगैरह क्लियर है? कई बार माइक ऑफ रहता है, मैं पढ़ा देता हूँ 10-20 मिनट, इसलिए चेक करता रहता हूँ बीच बीच में कहीं आवाज बंद तो नहीं है। इट इज कॉल्ड, और कई 10 मिनट पढ़ा देते हैं और लगता माइक ऑफ है तो बहुत ठगा सा महसूस करते हैं। इट इज कॉल्ड रिपल्सन मोटर बिकॉज it rotates, because it rotates
ड्यू टू, it rotates due to repulsion between, it rotates due to repulsion between stator pole and rotor pole. स्टेटर और रोटर पोल के बीच में रिपल्सन प्रतिकर्षण के कारण घूमना शुरू करती है। यह मोटर स्टेटर और रोटर के ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के कारण, यह मोटर स्टेटर रोटर के ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के कारण घूमती है, अतः इसे प्रतिकर्षण मोटर कहते हैं। ठीक। स्टेटर, कई बार पूछा जाता है कि ये कैसे रोटेट करती है। यह स्टेटर और रोटर पोल के बीच में प्रतिकर्षण के कारण रोटेट करती है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसकी जो स्टेटर होती है इसमें सिंगल वाइंडिंग होती है और उसको सिंगल फेज एसी करंट दी जाती है। इसकी जो स्टेटर होती है उसमें सिंगल वाइंडिंग होती है और सिंगल फेज एसी करंट दी जाती है। इसके स्टेटर में एक सिंगल वाइंडिंग होती है जिसे एसी करंट दी जाती है। Its stator has a single winding and AC current is given to it. AC current or single phase AC current? AC current is थ्री फेज AC current थोड़ी देंगे, सिंगल फेज, and AC current is given to it. ये कहानी इसकी। हाँ हो जाएगा। कौन है हमारे साथ? हमारे साथ चीकू हैं, शालिनी है, स्वागत है। ये सब पॉइंट याद रहेगा? हाँ सर याद रख लेंगे। ये तो एक प्रकार से एसी मोटर का टाइप है क्योंकि एसी सप्लाई इसको दी जाती है। इसके अगर आप मेन पार्ट्स की बात करोगे तो आप इसके मेन पार्ट्स की अगर बात करोगे तो क्या क्या होता है इसमें? मुख्य हिस्से की अगर हम बात करें, मुख्य हिस्सा क्या क्या होता है तो इसमें स्टेटर होता है एक। क्या होता है? स्टेटर, फिर होता है रोटर और फिर होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर भी इसमें होता है, कम्यूटेटर। स्टेटर, रोटर और कम्यूटेटर। स्टेटर, रोटर और कम्यूटेटर। कम्यूटेटर होता है, इस रिपल्सन मोटर को एक नाम और दिया गया। क्या? रिपल्सन मोटर को एक नाम और दिया गया, एसी कम्यूटेटर मोटर। एसी कम्यूटेटर मोटर भी हम बोल सकते हैं रिपल्सन मोटर को। मैं यही लिख दे रहा हूं, आल्सो कॉल्ड एसी कम्यूटेटर मोटर, क्योंकि इसमें कम्यूटेटर इस्तेमाल होती है, एसी कम्यूटेटर मोटर। सवाल आ सकता है कि एसी कम्यूटेटर मोटर किसको बोलते हैं? एसी कम्यूटेटर मोटर भी कहते हैं। किसको? रिपल्सन मोटर को, प्रतिकर्षण मोटर को, क्योंकि कम्यूटेटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसमें स्टेटर होता है, रोटर होता है, कम्यूटेटर होता है। इसकी अगर हम कहानी आपको बताएं तो कहानी कुछ ऐसी है। देखो,
ये रोटर है और रोटर में दो ब्रशेज होती हैं। ये मान लो एक ब्रश यहाँ, एक ब्रश यहाँ है, ये दो ब्रश हैं। ये जो दोनों ब्रशेज है ना, ये एक लो रेजिस्टेंस के वायर से शॉर्ट सर्किट होती हैं। जो ब्रशेज होती हैं दोनों, ये दोनों ब्रशेज हैं, लो रेजिस्टेंस के वायर से शॉर्ट सर्किट होती है। उस लो रेजिस्टेंस के वायर को जंपर वायर बोल सकते हो आप। ये एक लो रेजिस्टेंस के वायर से शॉर्ट सर्किट होती है, मतलब ताकि करंट फ्लो हो पाए इसमें। ये ब्रश से एक वायर गया यहां, इस वायर को क्या बोलते हैं, जंपर वायर। एक लो रेजिस्टेंस का वायर है, लो रेजिस्टेंस वायर है, जिसको जंपर हम बोल सकते हो। कम प्रतिरोध का तार है, जिसको क्या बोलते हैं, जंपर वायर बोल सकते हो आप। तो पहला पॉइंट याद रखना चाहिए, जो ब्रशेज होती हैं इसमें वो शॉर्ट सर्किट होती हैं। ब्रशेज क्या होती हैं, ब्रशेज आर शॉर्ट सर्किटेड, ब्रशेज आर शॉर्ट सर्किट थ्रू जंपर वायर। ब्रशेज जंपर वायर के थ्रू शॉर्ट सर्किट होती हैं। ब्रश जंपर वायर के द्वारा शॉर्ट सर्किट होती हैं। ये जंपर वायर है, लो रेजिस्टेंस वायर है, ये दोनों ब्रशेस शॉर्ट सर्किट होती हैं। इसमें मान लीजिए आपके स्टेटर का पोल ये है ऐसे, ये पोल है स्टेटर का, स्टेटर का पोल है आपका, अमित, अमित इसको ध्यान से पढ़ो, सब आएगा समझ में। देखो ये पोल्स हैं आपके, ये स्टेटर के पोल्स हैं। मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अरे भाई इसको ऐसे, इस पे मान लीजिए वाइंडिंग लपेट के ऐसे, इसको सिंगल फेज एसी सप्लाई दे दी गई, ऐसी कहानी है। तो ये स्टेटर के पोल्स हैं, ये स्टेटर के पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ, ये स्टेटर के पोल्स हैं। स्टेटर पोल्स, ये स्टेटर का पोल है, ये भी स्टेटर का पोल है, ये आपका रोटर है, ये आपका लो रेजिस्टेंस वायर है, जिसको जंपर वायर बोलते हैं। ठीक है, अगर आप जिस दिशा में ब्रश को शिफ्ट करोगे उसी दिशा में रोटर घूमेगी। अगर आप ब्रश को इधर घुमाते हो तो रोटर उधर घूमेगी, ब्रश को इधर घुमाते हो तो आपकी रोटर उधर घूमेगी, जिधर घुमाओगे आप। कहानी एक्चुअली ऐसी चलती है। अगर हम देखें, ये जो ब्रश है ना, देखो एक्चुअली होता क्या है, ये नॉर्थ पोल है और यहां पे भी नॉर्थ पोल आ जाता है, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है। ये साउथ है, साउथ साउथ को रिपेल करता है, जिस वजह से घूम जाती है। यहाँ पे भी ध्रुव पैदा होते हैं। ध्रुव कैसे पैदा होते हैं उसकी कहानी काफी लंबी है, वो मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि आप उसको समझने के लायक भी नहीं हो ढंग से देखा जाए तो, और उसकी जरूरत भी नहीं है। वो जेई वेई के बैच में पढ़ाया जाएगा, आईटीआई के लिए नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तो अभी आप मान लो बस काम के जो जो सवाल पॉइंट वाले बनेंगे कि जिस दिशा में आप ब्रश को शिफ्ट करोगे उसी दिशा में रोटर घूमेगी। अगर आप ब्रश को इधर शिफ्ट करोगे, इसे ब्रश यहां, अगर ब्रश को अपने यहां शिफ्ट कर दिया ऐसे, तो आपका रोटर इस दिशा में घूमने लगेगा। या ये जो ब्रश ऐसे थी, अगर आपने इसको इस दिशा में शिफ्ट कर दिया ऐसे, यहां पहले ब्रश थी, आपने इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया तो रोटर इस दिशा में घूमने लगेगा। जिस दिशा में ब्रश को शिफ्ट, वही पहले ऐसे ऐसे था, आपने ऐसे ऐसे कर दिया, तो जो पहले ऐसे ऐसे था आपने ऐसे ऐसे कर दिया तो रोटर इधर घूमने लगेगा ऐसे क्लॉकवाइज। या ब्रश पहले ऐसे ऐसे थी, आपने ब्रश को ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, तो आपका जो रोटर था वो ऐसे घूमने लगेगा एंटी क्लॉकवाइज।
तो ब्रश की पोजीशन को शिफ्ट करके या ब्रश की पोजीशन को चेंज करके इसके घूमने की दिशा को बदला जा सकता है। जैसे ब्रश पहले यहां थी, आपने अगर यहां प्रेस कर दिया दोनों तो क्लॉकवाइज घूमने लगेगी, और इसी ब्रश को अगर आपने ऐसे कर दिया, इसको यहां लगा दिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। सो बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ब्रशेस यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रिपल्सन मोटर। रिपल्सन मोटर में ब्रश की पोजीशन को चेंज करके या ब्रश शिफ्ट को चेंज करके आप इसके घूमने की दिशा को बदल सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि रिपल्सन मोटर में घूमने की दिशा को कैसे बदला जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। तो ब्रश पोजीशन को चेंज करके या ब्रश को शिफ्ट करके इसकी दिशा को रिवर्स कर सकते हैं। बाय चेंजिंग द ब्रश पोजीशन या बाय ब्रश शिफ्ट डायरेक्शन ऑफ रिपल्सन मोटर कैन बी रिवर्स्ड। ये पॉइंट मैं लिख रहा हूं। बाय चेंजिंग ब्रश पोजीशन और बाय ब्रश शिफ्ट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रिपल्सन मोटर can be reversed, can be reversed। ब्रश की स्थिति को बदल के या पोजीशन को या जगह को बदलकर या ब्रश शिफ्ट करके, मतलब यहां थी इधर कर दो या यहां थी इधर कर दो, इधर शिफ्ट करोगे, या ब्रश की स्थिति को बदलकर या ब्रश शिफ्ट करके प्रतिकर्षण मोटर के घूमने की दिशा को बदला जा सकता है, या रिवर्स के दिशा को उल्टा किया जा सकता है। ये पॉइंट याद रखना, जिधर ब्रश को शिफ्ट करोगे रोटर उधर ही घूमेगी, जिधर ब्रश को शिफ्ट करोगे रोटर उधर ही घूमेगी। याद रखना इस चीज को, जिधर ब्रश को शिफ्ट करोगे रोटर उधर ही घूमेगी आपकी। ठीक, अगर जैसे आपने ब्रश को यहां से यहां ऐसे लगा दिया, ऐसे इसको यहां कर दिया शिफ्ट ऐसे, तो ये ब्रश यहां गई तो आपने क्लॉकवाइज शिफ्ट किया ब्रश को, तो रोटर क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। या ये जो ब्रश ऐसे थी, आपने इसको यहां कर दिया शिफ्ट और इसको यहां कर दिया शिफ्ट, इसको यहां कर दिया ऐसे, इसको यहां तो आपने एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट किया वामावर्त, तो रोटर अब वामावर्त घूमने लगे, ऐसे घूमने लगेगी। जिधर ब्रश को शिफ्ट करोगे या ब्रश की पोजीशन को चेंज करके, भाई ब्रश यहां थी उसको यहां कर दिया, या ब्रश यहां थी उसको यहां कर दिया, जिधर पोजीशन ले जाएंगे उस हिसाब से इसकी घूमने की दिशा होगी। तो याद रखना, ब्रश की पोजीशन को चेंज करके या ब्रश को शिफ्ट करके इसके घूमने की दिशा को रिवर्स किया जा सकता है। दूसरा सवाल जो बनता है वो ये, इसमें जो घुमाने वाला टॉर्क होता है रिपल्सन मोटर में, वो दो ऐसी कंडीशन है जिसमें पैदा नहीं होता है। कब? रिपल्सन मोटर में टॉर्क नहीं पैदा होगा, यानी रिपल्सन मोटर नहीं घूमेगी। कब? अगर जो स्टेटर का फ्लक्स है, स्टेटर का जो एक्सिस है, ये स्टेटर का पोल है नॉर्थ साउथ, ये स्टेटर का एक्सिस हो गया, अक्ष हो गया स्टेटर का, ये स्टेटर पोल है, स्टेटर का एक्सिस है, और ये ब्रश एक्सिस, ये ब्रश है, ये ब्रश एक्सिस है, ये ब्रश एक्सिस है। ब्रश एक्सिस मतलब ब्रश का अक्ष, ब्रश एक्सिस मतलब एक लाइन जो ब्रश से होकर गुजर रही है, और
स्टेटर का जो फ्लक्स है उससे जो लाइन गुजर रही है वो है स्टेटर एक्सिस या स्टेटर फ्लक्स आप कह सकते हो। बात आ रही समझ में? स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये स्टेटर की फ्लक्स की दिशा है, ये ब्रश की दिशा है। अगर इस पे एक सवाल है, अभी मैं करवा रहा हूं सवाल आपका, हाँ फील्ड एक्सिस, चलो ऐसे इसको फील्ड एक्सिस मान लो, इस डायरेक्शन का मान लो फील्ड एक्सिस, स्टेटर का फ्लक्स है ये फील्ड एक्सिस है, मतलब स्टेटर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स उस दिशा में है, फील्ड एक्सिस है, फील्ड अच। और ये जो दिशा है ये ब्रश एक्सिस है, इसी दिशा में ब्रश है, ब्रश एक्सिस, एक्सिस मतलब अक्ष, जिस दिशा में ब्रश है, ब्रश एक्सिस और फील्ड एक्सिस, इन दोनों के बीच का कोण मान लीजिए क्या है, थीटा, मान लीजिए थीटा है, थीटा मान लीजिए क्या है, कोण है, कोण क्या है, थीटा, एंगल बिटवीन फील्ड एक्सिस एंड ब्रश एक्सिस, ये थीटा मान लीजिए कि फील्ड अक्ष और ब्रश अक्ष के बीच का कोण है थीटा। इस पे सवाल पूछा जाता है, अगर ये थीटा 0 डिग्री है या ये थीटा 90 डिग्री है तो कोई भी टॉर्क रिपल्सन मोटर में पैदा नहीं होगा, मोटर घूमेगी ही नहीं। नो टॉर्क will be produced in motor and motor will not rotate. मोटर में कोई बलाघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा और मोटर नहीं घूमेगी। याद रखना इसका मतलब क्या, यानी आपका ब्रश इधर है, फील्ड एक्सिस इधर, दोनों के बीच कोण 90 डिग्री है। इस केस में अगर मोटर है तो इसमें कोई टॉर्क पैदा नहीं होगा, मोटर नहीं घूमना शुरू करेगी। या आपका ब्रश जो ऐसे ऐसे है ना, इस ब्रश को यहां कर दो ऐसे बिल्कुल इस दिशा में, और इसको यहां कर दो, ये यहां आ जाए, ये यहां आ जाए, ये यहां आ जाए, यहां आ जाए, ऐसे ये यहां आ जाए, यहां आ जाए। अब ये ब्रश एक्सिस ये हो जाएगा ब्रश अक्ष, और फील्ड अक्ष ये दोनों पैरेलल हो गए, समांतर हो गए कि नहीं। अगर इस ब्रश को यहां कर दूं और इस ब्रश को यहां कर दूं, इस ब्रश को यहां, इस ब्रश को यहां कर दूं, अब ये ब्रश का अक्ष है और ये आपके फील्ड का अक्ष है। दिस इज फील्ड एक्सिस, दिस इज ब्रश एक्सिस, दोनों समांतर है, दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। तो अगर ब्रश का अक्ष और फील्ड का अक्ष दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, यानी कोण 0 डिग्री है, या ब्रश का अक्ष ये है और फील्ड अक्ष ये है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो कोई टॉर्क इसमें पैदा नहीं होगा, रिपल्सन मोटर नहीं घूमेगी। आपका थीटा जब 0 और 90 के अलावा कुछ और होगा तभी इसमें टॉर्क पैदा होगा, तभी ये घूमेगी। कई बार सवाल आता है कि ये कब रोटेट नहीं करेगी। अगर ब्रश अक्ष और फील्ड अक्ष एक दूसरे के समांतर हैं, लंबवत हैं, तो आपका रिपल्सन मोटर नहीं घूमेगी या कोई टॉर्क पैदा नहीं होगा। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं? वही है एंगल बिटवीन फील्ड एक्सिस एंड ब्रश एक्सिस, नो टॉर्क विल पैदा प्रोड्यूस्ड। थीटा अगर 0 और 90 है, थीटा लिखा क्या है, तो कोई टॉर्क पैदा नहीं होगा। यानी अगर
फील्ड एक्सिस और ब्रेस्ट एक्सिस, फील्ड अक्ष और ब्रेस्ट अक्ष लंबवत हैं या समांतर हैं तो कोई टॉर्क पैदा नहीं होगा, मोटर नहीं होगी। उसके अलावा एंगल थीटा 45 डिग्री है, 40 डिग्री है, 70 डिग्री है, तो ये टॉर्क पैदा होगा, तो घूमेगी। ठीक है, इस बात को याद रखना, याद रहेगा। ये पॉइंट आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो मैंने बता दिया। स्टार्टिंग टॉर्क इसमें काफी हाई होता है, इसलिए स्टार्टिंग करंट इसमें हाई होती है, इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क भी इसमें हाई होगा। स्टार्टिंग करंट इसमें हाई होती है, इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क भी इसमें हाई होता है। इसका इस्तेमाल अगर आप करोगे तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कर सकते हो, फैन एंड पंप में कर सकते हो, हाई स्पीड लिफ्ट में कर सकते हो। राधे राधे चंदन, अगर हम अनुप्रयोग की बात करें, एक तो मैं ही लिख दे रहा हूं, जो उसका टॉर्क होता है वो स्टार्टिंग करंट आई एस के स्क्वायर के समानुपाती होता है। ये क्या है? टॉर्क। जहां टी क्या है? टॉर्क। रिपल्सन मोटर में जो टॉर्क पैदा होता है, और आई एस क्या है? स्टार्टिंग करंट। स्टार्टिंग करंट के स्क्वायर पे टॉर्क डिपेंड करता है। अनुप्रयोग की अगर हम बात करें कि कहां हम इसका एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन कहां करते हैं हम, तो हाई स्पीड लिफ्ट में कर सकते हो आप, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क इसका काफी ज्यादा होता है। उच्च गति वाली लिफ्ट में, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला कोई भी व्हीकल हो, ट्रेन हो या फिर इन जो भी कर सकते, करते नहीं है, कई सारी खामियां भी हैं। लोकोमोटिव मतलब जैसे ट्रेन हो गई, इलेक्ट्रिक ट्रेन को आप इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बोल सकते हो, या और कोई गाड़ी हो गई। ठीक है, इन सब जगहों पे यूज कर सकते हैं। फैन एंड पंप में भी यूज कर सकते हैं, फैन एंड पंप में। यही कहानी 3 मोटर की आपको बता दी गई। ठीक, अब हम कुछ सवाल करेंगे। रिपल्सन मोटर में जो 2-3 पॉइंट है वो ये हैं, इसको एसी कम्यूटेटर मोटर भी बोलते हैं। पहला पॉइंट याद रखना, एसी कम्यूटेटर मोटर ये स्टेटर पोल और रोटर पोल के बीच प्रतिकर्षण के आधार पे काम करती है, इसलिए इसको रिपल्सन मोटर बोलते हैं। स्टेटर में एक सिंगल वाइंडिंग होती है, जिसको एसी करंट दी जाती है। ठीक है, अगर हम रिपल्सन की बात करें तो ऐसी होती कहानी, इससे मान लीजिए ब्रश है, ये ब्रश यहां है मान लीजिए, थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं। इस ब्रश में पोल पैदा होते, कैसे पोल पैदा होते वो कहानी बड़ी लंबी है। हमने मान लिया यहाँ पे नॉर्थ पोल आ गया, यहाँ साउथ पोल आ गया। ठीक, ब्रश में अभी जो ब्रश के पोल आ गए ये रोटर के पोल हो गए, और ये नॉर्थ और साउथ स्टेटर का पोल है। ये नॉर्थ और ये साउथ स्टेटर का पोल है, और ये जो ब्रश है ये नॉर्थ ये साउथ ब्रश का पोल है, मतलब स्टेटर का। तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मान लीजिए इधर, ये साउथ इस साउथ को प्रतिकर्षित करेगा इधर, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। सेम पोल प्रतिकर्षित करते, रिपल करते हैं, तो ये मान लीजिए घूमना शुरू कर देगा ऐसे। तो इसके बीच प्रतिकर्षण हुआ, इसके बीच प्रतिकर्षण हुआ, तो ये प्रतिकर्षण के सिद्धांत पे कार्य करती है। स्टेटर के फ्लक्स या स्टेटर के पोल और रोटर के पोल के बीच में प्रतिकर्षण लगता है, उसी सिद्धांत पे कार्य करती है। पोल आए कहां से, वो कहानी लंबी, इसलिए उसको नहीं बता रहा हूं मैं, बस इतना आप जान लो। इसमें कम्यूटेटर भी होता है। एक याद रख लो, अगर आपका फील्ड एक्सिस और ब्रश एक्सिस यानी फील्ड का अक्ष और ब्रश का अक्ष एक दूसरे के समांतर है, लंबवत है, तो इसमें कोई टॉर्क पैदा नहीं होगा, मोटर घूमेगी नहीं। बाकी इस्तेमाल कहां का करते हैं आपको बता दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आप ब्रश के पोजीशन को चेंज करके, ब्रश की पोजीशन को शिफ्ट करके, ब्रश को शिफ्ट करके आप इसके घूमने की दिशा को उल्टा कर सकते हो। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिपल्सन मोटर का, जो सवाल बार बार आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो इसकी ब्रशेज होती हैं शॉर्ट सर्किट होती है, भी याद रखना। इसमें जो ब्रशेज होती हैं शॉर्ट सर्किट होती है एक लो रेजिस्टेंस वायर के द्वारा, जिसको जंपर वायर बोलते हैं। बस अब आइए कुछ सवाल करते हैं रिपल्सन मोटर के, करें। पहला सवाल ये है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा हुआ है, इन रिपल्सन मोटर जीरो टॉर्क इज डेवलप्ड
विकर्षण मोटर, विकर्षण मतलब रिपल्सन मोटर है ये, विकर्षण मतलब प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मोटर में शून्य टॉर्क विकसित होता है, मतलब कोई टॉर्क ही नहीं पैदा होता। कब? ब्रेस्ट एक्सिस 45 डिग्री इलेक्ट्रिकल टू फील्ड एक्सिस, ब्रेस्ट एक्सिस इज 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल टू फील्ड एक्सिस, ब्रेस्ट एक्सिस कोइंसाइड विद फील्ड एक्सिस। डी ऑप्शन है, बी एंड सी। ये बी क्या है? ब्रेस्ट एक्सिस 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्सिस है, यानी जो आपका फील्ड एक्सिस है स्टेटर का, वो और ब्रेस्ट दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। और सी क्या है? ब्रेस्ट एक्सिस कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब एक ही साथ होते, दोनों एक ही लाइन में होते, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। कि ब्रेस्ट का एक्सिस कोइंसाइड विद फील्ड एक्सिस, यानी इसका मतलब यह है कि अगर फील्ड एक्सिस ऐसे है तो ब्रेस्ट का एक्सिस भी उधर ही है, उधर ही ब्रेस्ट का एक्सिस भी है, सेम दिशा में। अगर फील्ड एक्सिस इधर है तो ब्रेस्ट का एक्सिस भी उधर है, एक ही दिशा में, समांतर है। उसका मतलब यही है कि ब्रेस्ट की धुरी और फील्ड की धुरी से मिलती हो, मिलती मतलब एक ही दिशा में हो, इसका मतलब समांतर है। तो ये कंडीशन या ये कंडीशन अगर हुई तो बी और सी में से कुछ भी, तो आपकी मोटर में कोई टॉर्क पैदा नहीं होगा, मोटर नहीं घूमेगी, टॉर्क पैदा नहीं होता है। ये पॉइंट पूछा गया एग्जाम में। तो छोटी छोटी चीजें पढ़ के जाओगे तो 2-3 नंबर एक्स्ट्रा एग्जाम में लेकर के आओगे तो सिलेक्शन जल्दी पा जाओगे। बाकी उड़ उड़ के पढ़ने वाले लोग 2-4 नंबर से कट ऑफ से दूर रह जाएंगे और फिर बार बार पेपर देंगे, बोलेंगे सर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बोलो। ये सवाल आपका रिपल्सन मोटर का है। इन रिपल्सन मोटर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर, मोटर के घूमने की दिशा किधर होती है, ये सवाल है। इज अपोजिट टू दैट ऑफ ब्रश शिफ्ट, जिधर ब्रश को शिफ्ट करोगे उसके विपरीत जाएगी। इज सेम एज दैट ऑफ ब्रश शिफ्ट, ब्रश शिफ्ट जिधर करोगे उसी दिशा में जाएगी। या इज इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रश शिफ्ट, यानी ब्रश की शिफ्ट पे इसकी घूमने की दिशा डिपेंड नहीं करती। क्या होगा? तो आपको मैं बता दूं, जिधर जिधर आप ब्रश को घुमाओगे उसी दिशा में आपकी रोटर घूमेगी। ब्रश शिफ्ट जिधर, मान लीजिए ब्रश पहले ऐसे थी, आपने ब्रश को ऐसे घुमाया तो रोटर इधर घूमेगी, या ब्रश ऐसे थी आपने ब्रश को इधर घुमाया तो रोटर उधर घूमेगी। जिधर ब्रश को ले जाओगे रोटर उधर ही घूमेगी। और ब्रशेस कैसी होती है? शॉर्ट सर्किट होती है, भी याद रखना। इस सेम एज दैट ऑफ ब्रश शिफ्ट। ये सब सवाल आएंगे तो कर ले जाओगे? हाँ सर कर ले जाएंगे, ठीक। ये सवाल देखो रिपल्सन मोटर पे पूछा हुआ है, डायग्राम ही दे दिया है उसने। द गिवन फिगर डिपिक्ट से, दिया गया डायग्राम किसकी दिशा को बताता है? ये आपका देखो रोटर है, ये रोटर के कंडक्टर्स होंगे, ये ब्रशेज बनी हुई हैं आपकी, ये ब्रशेज हैं आपकी, ये लो रेजिस्टेंस वायर है, जंपर वायर, इससे शॉर्ट सर्किट होता है। ये आपके स्टेटर के पोल्स हैं, ठीक। इसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी गई है, फिर उसको सिंगल फेज सप्लाई दी गई है। ये डायग्राम रिपल्सन मोटर का ही है, रिपल्सन मोटर का डायग्राम है। यूपी आर्विनल TG2 में पूछा है, TG2 यूपी आर्विनल रिपल्सन मोटर। ये पोल है आपके स्टेटर के, ये रोटर है, इसके ब्रश है जो शॉर्ट सर्किट है। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब ब्रश में भी पोल बनता है, पोल कैसे बनता है वो कहानी नहीं बता रहा हूं मैं, वो लंबी। मान लीजिए ब्रश में नॉर्थ पोल बना ये, और ये बना साउथ पोल। तो नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपल करेगा, ये साउथ इस साउथ को रिपल करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो आपकी रोटर मान लीजिए ऐसे घूम जाएगी, या ऐसे मान लो यहां साउथ बन गया, ये नॉर्थ बन गया, ऐसे। अब इस साउथ को प्रतिकर्षित करेगा, नॉर्थ इस नॉर्थ को प्रतिकर्षित करेगा, साउथ साउथ करेगा, नॉर्थ नॉर्थ करेगा, तो ऐसे घूम जाएगी, ठीक है। तो पूरी वर्किंग आप पढ़ते हो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, बट उसकी ज़रूरत है नहीं। रिपल्सन मोटर का डायग्राम है ये। नहीं आशुतोष बिल्कुल नाराज नहीं, नाराज क्यों रहेंगे, बिल्कुल नाराज नहीं। ये समझ में आया रिपल्सन मोटर? सर ऐसे सवाल आएंगे क्या? पूछा तो है, ये TG2 मतलब ITI का एग्जाम है, टेक्नीशियन ग्रेड 2। अब आइए कुछ और सवाल आपको बताते हैं, कलेक्ट करवाते हैं। सिंगल फेज मोटर्स के ही हैं, रिपल्सन मोटर के नहीं है, लेकिन सिंगल फेज मोटर के हैं। पहला है विच मोटर इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम
मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन। कौन सी मोटर यांत्रिकी तथा चुंबकीय कंपन से सापेक्ष रूप से मुक्त होती है? मतलब यह कि मोटर में कोई कंपन नहीं हो रहा है, कंपन नहीं हो रहा मतलब आवाज नहीं हो रही है। आपसे सीधा सीधा ये नहीं पूछा कि ऐसी कौन सी मोटर जो आवाज नहीं करती, इसमें से ऐसी कौन सी मोटर जो आवाज नहीं करती है, ऐसी कौन सी मोटर जो बहुत कम आवाज करती है। वो पूछना यही चाह रहा था कि कौन सी मोटर बहुत कम आवाज करती है, कौन सी मोटर आवाज ही नहीं करती। नॉइजलेस मोटर कौन है, उसको घुमा के पूछा कि कौन सी मोटर जो मैकेनिकल वाइब्रेशन या मैग्नेटिक वाइब्रेशन से मुक्त होती है, फ्री होती है। कौन सी मोटर जिसमें कोई कंपन नहीं होता, यांत्रिक तथा चुंबकीय? हिस्टेरिसिस मोटर। हिस्टेरिसिस मोटर में कोई आवाज नहीं होती, कोई कंपन नहीं होता, मैग्नेटिक वाइब्रेशन नहीं होता, या फिर मैकेनिकल वाइब्रेशन नहीं होता। हिस्टेरिसिस मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर। अगला है विच टाइप ऑफ मोटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंप्यूटर प्रिंटर डिवाइस। कंप्यूटर में जो प्रिंटर होता है उसमें कौन सी मोटर सबसे बेस्ट है, बताइए। विच मोटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंप्यूटर प्रिंटर डिवाइस, बताइए। तो 3D प्रिंटर हो या और कई सारे प्रिंटर हो, उसके लिए सबसे सुटेबल आपकी जो मोटर होती है वो होती है स्टेपर मोटर। याद रखना, स्टेपर मोटर। कंप्यूटर प्रिंटर होता है, प्रिंट करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए सबसे बेहतरीन मोटर जो है, सबसे सुटेबल, स्टेपर मोटर, याद रखना। अगला है सिंगल फेज मोटर इज आल्सो नोन एज। सिंगल फेज मोटर को और किस नाम से जाना जाता है? सिंगल फेज मोटर को फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर के नाम से भी जाना जाता है, आपको बताया कई बार। सिंगल फेज मोटर को फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर। फ्रैक्शनल मतलब इसकी रेटिंग जो हॉर्स पावर होती है फ्रैक्शन में होती है, आधा हॉर्स पावर, 1.5 हॉर्स पावर, ऐसे फ्रैक्शन में। अरे कराते तो है न्यूमेरिकल सूरज, न्यूमेरिकल कराते हैं तो गायब रहते हो। फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में, जैसे 1/2, 3/2, ये भिन्न ही तो है। 0.5, 1.5 ऐसे होती है, नहीं आधा हॉर्स पावर। गांव में होते ऐसे, गांव में बोलते 1.5 हाथ पावर का मोटर खरीद के लिए आयल हैं। गांव में बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? हाथ पावर मतलब उसको हॉर्स पावर को हाथ पावर गांव में बोल देते हैं, हॉर्स पावर को हाथ पावर, गांव में तो ऐसे ही बोलते हैं। तो फ्रैक्शनल हॉर्स पावर भी हम बोलते हैं सिंगल फेज मोटर को। ये देखो, इन रिपल्सन मोटर ब्रशेज आर कनेक्टेड टू। रिपल्सन मोटर जो ब्रशेज होती है कैसे कनेक्टेड होती है? एक्सटर्नल सप्लाई से, स्टेटर वाइंडिंग से, ईच अदर विद द हेल्प ऑफ जंपर वायर, मोटर ऑन द टाइम ऑफ रनिंग। ये जो रिपल्सन मोटर में ब्रशेज होती है खुद एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। एक वायर जिसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है जिसको जंपर वायर बोलते हैं। पूछा है यूपीआर में टीजी2। रिपल्सन मोटर के सवाल आईटीआई में भी आते हैं। सिर्फ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर पढ़ के काम नहीं चलेगा। हाँ सर, सरेट पोल पढ़ लिया, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन पढ़ लिया, हो गया काम। सर यूनिवर्सल ही पढ़ के गए हैं, सवाल रिपल्सन मोटर से आ जाएगा। ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वायर, आपने पढ़ा कि जो रोटर होती है आपकी, ऐसे मान लीजिए रोटर है तो इसमें जो ब्रशेज होती है, मान लीजिए एक ब्रश ये है, एक ब्रश ये है, ऐसे ये ब्रशेज आपकी एक लो रेजिस्टेंस के वायर से एक दूसरे शॉर्ट सर्किट होती हैं ऐसे। मतलब शॉर्ट सर्किट है, मतलब एक सीधा वायर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो बहुत कम रेजिस्टेंस के वायर से जोड़ देना मतलब एक तरीके से शॉर्ट सर्किट कर देना ही तो है। इस वायर को बोलते हैं लो रेजिस्टेंस वायर को जंपर वायर। तो ब्रशेज एक दूसरे से कनेक्ट होती है, सी ऑप्शन, सी सी सी। ब्रशों को लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, चिंटू इतना समझता है। रिपल्सन मोटर, प्रतिकर्षण मोटर, ठीक है, नहीं आया समझ में? अगला सवाल, द कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज इन यूनिवर्सल मोटर। आपको यह बताना है कि यूनिवर्सल मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या काम है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए यूनिवर्सल मोटर बनती कैसे है। यूनिवर्सल मोटर डीसी सीरीज मोटर से बनती है। डीसी सीरीज मोटर में कुछ चेंज करके, कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ बदलाव करके हम यूनिवर्सल मोटर बनाते हैं ताकि वो डीसी के साथ साथ अब एसी पर भी चल पाए, और इसीलिए उसको एसी सीरीज मोटर भी कह देते हैं। यूनिवर्सल मोटर डीसी सीरीज मोटर से ही बनाते हैं। डीसी सीरीज मोटर में कुछ छेड़छाड़ करके कुछ बदलाव करते हैं ताकि वो डीसी के साथ साथ एसी पे भी अच्छे से चल पाए, और उसे यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। तो यूनिवर्सल मोटर के बारे में जब ख्याल आए, याद रखना इसको डीसी सीरीज मोटर से ही बनाया गया है।
तो डीसी सीरीज मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या काम होता है बताओ? कंपनसेटिंग वाइंडिंग का काम क्या होता है आपको बताया है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या काम होता है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग का काम होता है आर्मेचर रिएक्शन को कम करना। आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करना, टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन या टू मिनिमाइज द आर्मेचर रिएक्शन, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करता है, ये तो करता है। बिहार TG2 कंपनसेटिंग वाइंडिंग का काम क्या है? आपको यह भी बताया है कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है डीसी मोटर में, वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में होती है। यानी जितनी करंट आर्मेचर वाइंडिंग में उतनी करंट कंपनसेटिंग वाइंडिंग में, दोनों सीरीज में होती हैं। और इसी के साथ साथ सीरीज में इंटरपोलर वाइंडिंग भी होती है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का काम है आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कम करना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल कि द सिंगल फेज मोटर स्टेटर हैज ए लैमिनेटेड आयरन कोर विद टू वाइंडिंग, दिस टू वाइंडिंग्स आर अरेंज्ड परपेंडिकुलरली, वन इज द मेन वाइंडिंग अनदर इज। सवाल ये कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल, कि जो आपकी सिंगल फेज मोटर होती है उसमें दो वाइंडिंग होती है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर। दो वाइंडिंग कितने डिग्री के कोण पे होती है? एक मेन वाइंडिंग होती है, मुख्य कुंडली, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग कुंडली, जिसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोलते हैं। ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से कैसे होती हैं? परपेंडिकुलर। अगर ये मेन वाइंडिंग है तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग या सहायक वाइंडिंग कैसे होती है? इससे 90 डिग्री के कोण पे होती है, ऐसे होती है। ये मान लीजिए स्विच है, ऐसे, ये रोटर है, ये मेन वाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण पे होती हैं। सवाल है, अगर एक मेन वाइंडिंग है दूसरी वाइंडिंग क्या, इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग चाहे ऑक्सिलरी वाइंडिंग कह सकते हैं। ऑक्सिलरी वाइंडिंग चाहे स्टार्टिंग वाइंडिंग। नीचे है, दिख नहीं रहा है आपको, नीचे वाला है, अब दिख गया होगा। ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग, सहायक कुंडली या स्टार्टिंग वाइंडिंग। ओके। और अगला सवाल है ये आज का आखिरी सवाल है, इसका आंसर आप बताएंगे हमको। A single phase motor draws a current of 5 ampere from 120 volt 50 hertz line. The power factor of the motor is 65%. The active power absorbed by motor is। एक सिंगल फेज मोटर 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन से 5 एम्पीयर करंट खींचती है और मोटर का पावर फैक्टर 65% है। तो मोटर द्वारा अवशोषित की जाने वाली सक्रिय शक्ति मींस एक्टिव पावर कितनी है? मिल गया न्यूमेरिकल। आशुतोष, सूरज कुमार, इसका आंसर बताओ तो। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल चिल्ला रहे थे। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल चिल्लाने वालों, आंसर बताओ इसका। आशुतोष बोले पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। पिछला सवाल ये था कि पिछला सवाल कि सिंगल फेज मोटर में स्टेटर में एक लैमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर, भाई स्टेटर में, अरे स्टेटर में जो वाइंडिंग होती है एक मटेरियल होता है उसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी जाती है। ठीक है, इस सिंगल फेज मोटर में स्टेटर में एक लैमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर दो वाइंडिंग होती हैं। जैसे मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग है तो किसी के ऊपर लपेटी गई होंगी ना स्टेटर में, ये दो वाइंडिंग लंबवत रूप से लगी होती हैं। ये कहना चाह रहा है कि एक मुख्य कुंडली है, एक सहायक कुंडली, लंबवत है। अब ये वाइंडिंग किसी के ऊपर लपेटी गई होगी ना, हवा में थोड़ी होगी वाइंडिंग। जो भी वाइंडिंग होती है एक मटेरियल के ऊपर लपेटी जाती है। ये लपेटी गई, ये लपेटी गई है, जिसके ऊपर लपेटी गई, किसके ऊपर? लैमिनेटेड आयरन कोर है। लैमिनेटेड आयरन कोर मतलब लैमिनेशन किया गया है और आयरन का मटेरियल है, यानी लोहा लिया,
जिसमें पतले पतले लेमिनेशन किए गए हैं, उसके ऊपर हमने वाइंडिंग लपेटी। ये एक वाइंडिंग हम मुख्य कुंडली को है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। यह दो वाइंडिंग लंबवत रूप से लगी थी। इनमें से एक मुख्य वाइंडिंग है। एक वाइंडिंग को अगर हम मुख्य वाइंडिंग मेन वाइंडिंग कहते हैं, दूसरी वाइंडिंग कौन है? एक अगर मुख्य वाइंडिंग है, दूसरी सहायक कुंडली है या ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। एक मेन वाइंडिंग है तो एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। वही पूछा है, अगर एक मुख्य वाइंडिंग है तो दूसरी कौन सी? दूसरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, सहायक कुंडली। अरे यही तो सहायक कुंडली से ही बोलते हो, सहायक कुंडली या स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसे ही हम स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं भाई। उसने कहा अगर एक कुंडली मुख्य कुंडली है तो दूसरी कुंडली कौन? तो दूसरी कुंडली ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग, बस। ये दो कुंडली दूसरे के लंबवत होते, अगर एक मुख्य है तो एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है। ये दोनों एक मटेरियल के ऊपर जिसमें लेमिनेशन होता है, आयरन होती है, लपेटी जाती है। ओहो, अब वीडियो दिख गया होगा। आशुतोष, विशाल, अब दिखा? एक्चुअली कैमरा जो है ना, जिस सर्किट से कनेक्टेड था उस सर्किट का स्विच ऑफ था, तो अब तक कैमरा चल रहा था अपने बैटरी बैकअप की वजह से। तो उसका बैटरी बैकअप खत्म हो गया, कैमरा बंद हो गया क्योंकि उसका स्विच ऑफ था। अब स्विच ऑन कर दिया मैंने तो कैमरा चलने लगा। ये सब छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं कई बार। मैं ये सवाल समझ में आया कि नहीं? चलो वीडियो नहीं आ रही, आवाज तो आ ही रही थी। मैं ये कहना चाह रहा था इस सवाल में कि एक सिंगल फेज मोटर में स्टेटर में एक लेमिनेटेड आयरन कोर, मतलब आयरन का मटेरियल है भाई। ये आयरन का मटेरियल है, इसमें लेमिनेशन होते हैं पतले पतले, और इसके ऊपर मटेरियल वाइंडिंग आपने लपेट दी, तो ये मेन वाइंडिंग हो गई। ऐसे यहाँ पे एक मटेरियल है, ऐसे इसके ऊपर आपने एक वाइंडिंग लपेटी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो गई। तो जो दोनों वाइंडिंग होती हैं, ये दोनों आयरन के मेटल के ऊपर लपेटी जाती हैं। अगर उसमें से एक मुख्य कुंडली है ये, तो दूसरी कौन? दूसरी स्टार्टिंग कुंडली ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। एक मेन वाइंडिंग तो एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग, या इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। यही तो पूछा है। इनमें से एक मुख्य वाइंडिंग है तो दूसरी कौन सी? दूसरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जिसको सहायक कुंडली या स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। इसी ऑक्सिलरी वाइंडिंग को सहायक कुंडली स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। आया? अब समझ में आया आशुतोष या नहीं आया? इस सवाल में तो कुछ भी नहीं था। बोलो आशुतोष। अभी कुछ पक्का नहीं विशाल कब होगा। क्लियर है ये सवाल? आइए, ये आखिरी सवाल है आपका, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के लिए परेशान रहते हो आप लोग। एक सिंगल फेज मोटर करंट लेता है। सवाल पढ़ो, हिंदी वाले हिंदी पढ़े, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी पढ़े, जिसको जो आसान लगता है। मुझको अंग्रेजी आसान लगती है, लेकिन आपके लिए मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। चलो, एक सिंगल फेज मोटर 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन से 5 एम्पीयर करंट खींचता है। मतलब जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितना है? 120 वोल्ट। जो करंट आ रही सप्लाई से वो कितनी है? 5 एम्पियर। और मोटर का पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर जो है आपका शक्ति गुणांक, वो परसेंटेज में दे रखा है 65%। परसेंटेज 65%। अगर वैल्यू के रूप में लिखोगे तो 100 से भाग दोगे तो 0.65। जैसे अगर कहीं पावर फैक्टर 0.8 है, अगर कहीं पावर फैक्टर का मान 0.8 है, इसको परसेंटेज लिखोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो 80%। तो पावर फैक्टर अगर परसेंटेज में 80 है तो उसका मान होगा 0.8। तो अगर पावर फैक्टर 0.9 है
तो परसेंटेज में 90% बोल सकते हो आप। तो यहाँ परसेंटेज में दे रखा है 65% मतलब 0.65। ये कहानी है। अवशोषित की जाने वाली सक्रिय बिजली शक्ति, सक्रिय एक्टिव पावर, एक्टिव पावर, सक्रिय पावर, और ऑप्शन क्या है वाट में दे रखा है। वाट का मतलब एक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर नहीं पूछा है, अपरेंट पावर भी नहीं पूछा है। अपरेंट पावर की यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर, रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, VAR होती है रिएक्टिव पावर क्रिया शक्ति की यूनिट, और अपरेंट पावर की यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर, और एक्टिव पावर की यूनिट होती है वाट। एक्टिव पावर होता क्या है, एक्टिव पावर को P से व्यक्त करते हैं, ये होता है सप्लाई वोल्टेज इंटू सप्लाई करंट इंटू सप्लाई वोल्टेज, और करंट के बीच का जो कोण थीटा उसका कॉस ले लो, VI cos थीटा, VI cos थीटा, VI cos थीटा। V पता है, I पता है, थीटा पता है, सॉल्व कर दो। V कितना है 120, I कितना है 5, cos थीटा कितना है 0.65, तो ये हो गया 12 पचे 60, 600 गुणे 0.65। तो अब 0.65 को पूरा मल्टीप्लाई क्या करोगे, 600 है ना, 0.6 0.6 ही ले लो, 0.60 करके सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा 6 6 36 और 0 0 और 0 और पॉइंट 360 के आसपास आएगा। 600 को 0.65 से गुणा करना मान लो थोड़ा लंबा होता, हमने 0.60 मान लिया। 360 के करीब वाला ऑप्शन, 360 के करीब वाला ऑप्शन 390 है, 390 है, 390 कर दिया। आप पूरा कर लेना गुणा, आपको तो आता है गुणा करना, आप मैथमेटिक्स के मास्टर हो। 390 वाट, कोई दिक्कत? हाँ जी, ये न्यूमेरिकल ही तो है, नहीं आया समझ में? बताइए। इस सवाल में किसी को कोई संदेह? तो आज की कहानी हम इतनी ही रखेंगे, हम इसके आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशुतोष बोल रहे वंस मोर सर। अरे चिंटू तुम्हारा ध्यान किधर है सर, हम एक्टिव पावर का फार्मूला जानते ही नहीं है। अरे बेसिक इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़े हो? एक एक्टिव पावर होती है VI cos थीटा, एक रिएक्टिव पावर होती है VI sin थीटा, एक अपरेंट पावर होती है VI। एक्टिव पावर VI cos थीटा में V क्या है वोल्टेज, I क्या है करंट, cos थीटा क्या है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर दे रखा है, पावर फैक्टर ही तो cos थीटा होता है, ये दे रखा है ना पावर फैक्टर 65% 0.65, तो पावर फैक्टर ही दे रखा है 0.65 cos थीटा। cos थीटा पावर फैक्टर होता है। सर कैसे पता है cos थीटा पावर फैक्टर होता है? अगर इतना नहीं पता है तो पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ के आओ, AC पढ़ के आओ। बेसिक इलेक्ट्रिकल AC और बेसिक इलेक्ट्रिकल DC 2 फोल्डर आपके बैच में अपलोडेड होंगे, उसको देखो जा करके। सर उसको देखने का टाइम ही नहीं मिला। तो पावर फैक्टर cos थीटा होता है कि नहीं होता है? तो cos थीटा पावर फैक्टर है, तो इस cos थीटा पे 0.65 रख दिया हमने। सर यह 65 क्यों नहीं रख देते ना? इस फार्मूले में cos थीटा जो रखा जाएगा वो वैल्यू रखी जाएगी, मान परसेंटेज में नहीं रखा जाएगा cos थीटा। यहाँ सर यह 65 रख दो ना, परसेंटेज में ही रखेंगे इस फार्मूले में, उसकी वैल्यू रखेंगे, वो वैल्यू परसेंटेज में नहीं होनी चाहिए। 65% को 0.65 लिखोगे, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है। पावर फैक्टर अधिकतम 1 हो सकता है, नॉर्मली 1 से कम ही होता है। हाँ परसेंटेज में करोगे तब तो हो जाएगा 40-50% जो भी होगा, वैसे वैल्यू 1 से कम होती है, अधिकतम 1 हो सकता है। तो पावर फैक्टर 0.65, करंट 5, वोल्टेज 120, गुणा किया। ये गुणा करना नहीं आ रहा है क्या? हाँ सर गुणा में दिक्कत है, तो गुणा में दिक्कत है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दिक्कत थोड़ी है, वो मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा आपको। फिर आपके जो मास्टर आपको 4th 5th 6th क्लास में पढ़ाए उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। हाँ सर इसी गुणे में दिक्कत है, गुणा अपने दोस्त से पूछ लेना। वोल्टेज का मान रखा, करंट का मान रखा, पावर फैक्टर का cos थीटा, बस। दे तो रखा है वोल्टेज 120 वोल्ट, करंट 5 एम्पियर, पावर फैक्टर 65%, 65% को 0.65 किया, कैसे 100 से भाग दिया। अरे कोई भी चीज परसेंटेज में है उसको उसका परसेंटेज हटा के नॉर्मल रूप में लिखना है तो 100 से भाग देते हैं कि नहीं देते हैं? आया समझ में कि नहीं आया? अब आया आशुतोष? जब ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको परेशान कर रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा?
आशुतोष, आपके लक्षण अच्छे नहीं हैं। आपके द्वारा पूछे गए जो सवाल होते हैं कई बार, उससे अंदाजा मैं लगा लेता हूं कि आप कितना पढ़ के आते हो क्लास में। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो, छोटा बड़ा, बट सवाल पूछने से अंदाजा लग जाता है कि आप पहले से कितना पढ़ के आ रहे हो, आपको पहले का कितना याद है, कि सब गोलमाल है, डब्बा एकदम साफ करके आते हो। तो रिवीजन करके आया करो। मशीन ऐसा सब्जेक्ट है कि सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक, तो आज की कहानी इतनी ही, बाकी की कहानी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि इफ यू वांट टू ज्वाइन योर आईटीआई बैचेज और जेई बैचेज ऑन करियर विल ऐप, तो सबसे पहले चिंटू परेशान है, सर आपके बैच कहाँ चल रहे हैं? मेरा बैच चल रहा है करियर विल ऐप पे। करियर विल ऐप, आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करना, उसमें अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी रजिस्टर करना, और फिर ऐप खोलोगे आप, तो ऐप में सबसे नीचे एक टैब होगा, एक सेक्शन होगा बैच का, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ऊपर कई सारे एग्जाम का सेक्शन होगा, एसएससी, बैंक, टीचिंग। थोड़ा और दाएं जाओगे तो आपको दिखेगा जेई, आईटीआई एंड रेलवे एग्जाम का एक सेक्शन। ठीक है, उस पर क्लिक करना आप। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो जितने ही बैचेज जूनियर इंजीनियर आईटीआई से रिलेटेड हैं, सारे बैचेज दिख जाएंगे। जो बैच आपको लेना होगा उस पर क्लिक करना, और उस बैच पे क्लिक करते एक कैटेगरी होगी, एक सेक्शन होगा इंट्रो का, उस पर देखना आप। इंट्रो में उस बैच की सारी जानकारी दी जाती है, ताकि उस बैच को ज्वाइन करने से पहले आप जान पाओ कि उस बैच में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या आपको वही चाहिए या कुछ और चाहिए, कि गलती से कोई दूसरा बैच तो नहीं ज्वाइन कर रहे हो आप। तो इंट्रो एक बार आप देखा करो, फिर वहीं ऐप पे ही जाके आप एडमिशन ले लो। अभी कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, ना तो वेबसाइट से लेना है, अभी ऐप से आप एडमिशन लेना। और कोई क्वेरी है बैच से रिलेटेड, तो ये नंबर है, इस पर आप फोन या मैसेज व्हाट्सएप पे करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की कहानी इतनी ही, बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।